हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं दौलत के खिलाड़ी एपिसोड नंबर 6। जयचंद के कदम मध्यम गति से उठ रहे थे खूबसूरत इमारत के गलियारे में। हर तरफ सन्नाटे का राज था। सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी और कोई शख्स वहां नजर नहीं आ रहा था। रह रहकर वह सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। आंखों में बेचैनी का समंदर ठाटे मार रहा था। चंद मोड़ मुड़ने के पश्चात वह एक बंद दरवाजे के सामने ठिठका। अपने हाव भाव पर काबू पाते हुए उसने खुद को सामान्य बनाने का भरसक प्रयत्न किया। दरवाजे के ठीक ऊपर लाल रंग का बल्ब रोशन था। उसके वहां खड़े होने के आधे मिनट बाद ही दरवाजे पर लगा हरा बल्ब जल उठा और लाल बुझ गया। कुछ पल बीते होंगे और दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। जयचंद भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा पूर्ववतः बंद हो गया। कमरे में घूमती जयचंद की निगाहें एक तरफ जाकर स्थिर हो गई। वहां विशाल टेबल के पीछे कुर्सी पर सावन बिलोविया मौजूद था। टेबल पर जरूरत का ढेरों सामान मौजूद था। 3 फोन, चंद फाइलों का ढेर और भी कई तरह का सामान। इस समय सावन बिलोविया के हाथ में रिवॉल्वर था जिसका चेंबर खुला हुआ था। सारी बुलेट टेबल पर बिखरी पड़ी थी। वक्त बिताने वाले अंदाज में वह उसका चेंबर साफ करने में व्यस्त था। जयचंद टेबल के करीब जाकर खड़ा हो गया। सावन बिलोविया ने रिवॉल्वर की नाल में फूंक मारी और चेंबर की तरफ से नाल के होल में आंख लगाकर उसने जयचंद का चेहरा देखा। तत्पश्चात टेबल पर मौजूद बुलेट उठाकर एक एक करके बेहद संजीदा तरीके से वह चेंबर में डालने लगा। आपने मुझे याद किया सर, जयचंद धीमे फीके स्वर में बोला। चेंबर भर लेने के पश्चात सावन बिलोविया ने उसे बंद किया और निगाहें उठाकर जयचंद को देखा। उसकी आंखों में भूखे शेर जैसे भाव थे। ऐसा लगता था जैसे उसने खुद को जब्त कर रखा हो। तुम कब आए जयचंद? सावन बिलोविया के होठों से सर्द स्वर निकला। अभी अभी आया सर, जयचंद ने फौरन कहा, जबकि वह जानता था कि उसके भीतर आने के लिए दरवाजा भी बिलोविया ने ही बटन दबाकर खोला था। तो अभी आए। बिलोविया ने 2-3 बार गर्दन हिलाई। कल रात क्या हुआ था जयचंद? जयचंद ने कुछ कहना चाहा, परंतु घबराहट में सिर्फ उसके होठ हिलकर रह गए। सावन बिलोविया रिवॉल्वर की नाल में झांकता हुआ सर्द लहजे में बोला, सुना है कल रात तुमने देवराज चौहान और उसके दोस्त महादेव को पकड़ लिया था। हाँ। सीमा पर बने बीट बॉक्स पर। हाँ। फिर तुमने उसे शूट क्यों नहीं किया जयचंद? करने जा रहा था। जंगल में ले जाकर उसे शूट करने ही वाला था कि जाने कहां से बहुत सारे हथियारबंद आदमियों ने हमें आकर घेर लिया, जयचंद ने जल्दी से कहा। बहुत खूब जयचंद, ब्लैकमैन के आदमियों को जाने किन लोगों ने आकर घेर लिया, तो अब राह चलते लोग भी ब्लैकमैन को सुइयां चुभाने लगे हैं, बिलोविया ने खतरनाक लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने आकर हमें घेर लिया था। फिर बिलोविया के होठों पर मौत भरी मुस्कान उभरी। वह हम पर हावी हो गए और देवराज चौहान और महादेव को बचा कर ले गए, वह कहर भरे स्वर में बोला। हाँ, जाते जाते उन्होंने तुम्हारे साथ के सारे आदमियों को गोलियों से भून दिया। जी हाँ। वह और तुम कैसे बच गए जयचंद? सर, किस्मत से। मैंने वह जगह कुछ पल पहले ही छोड़ दी थी। वहां घुप अंधेरा था। मुझे वहां से हटते किसी ने भी नहीं देखा और मैं बच निकला। सावन बिलोविया हंसा, मौत से भरी हंसी हंसा। वास्तव में बहुत बहादुर हो जो बच आए। हमारे कितने आदमी मारे गए जयचंद? 10 मरे और देवराज चौहान हाथ में आकर भी बच निकला। तुम इस संस्था के बॉस हो और जो कुछ भी हुआ उससे साबित होता है कि तुम अब अपने ओहदे के काबिल नहीं रहे। सर, ऐसा नहीं है सर, जयचंद घबरा कर बोला। जो कुछ भी हुआ ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। सब कुछ अचानक हुआ सर, मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। बरसों हो गए, लेकिन आज तक ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, सावन बिलोविया ने मौत भरे स्वर में कहा। वैसे अब तक तो तुमने जान लिया होगा कि देवराज चौहान को बचा ले जाने वाला कौन था और उसे उसके किए की सजा भी दे दी होगी। हमारे आदमी उसको तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। इसका मतलब वह आदमी
और उसके साथ आए हुए आदमियों को अभी तक तुम तलाश भी नहीं कर पाए। जयचंद कुछ न कह सका। जयचंद, अब तुम संस्था के लिए बेकार हो गए हो। नहीं सर, हमारी संस्था में विमल मेहता आजकल बहुत काबिल समझा जाने लगा है। उसने संस्था के लिए कई बड़े बड़े खतरनाक कामों को अंजाम दिया है। वह तुम्हारी जगह ले सकता है। यह गलत है। जयचंद के स्वर में हल्की सी तेजी आ गई। क्या गलत है? सावन बिलोविया के होठों पर पुनः मौत से भरी मुस्कान उभरी। मैं बरसों से इस ओहदे पर बना ब्लैकमैन की सेवा कर रहा। जयचंद, सावन बिलोविया ने उसकी बात काटी। इंसान सारी उम्र नौकरी करता है, फिर एक ऐसा समय भी आता है जब उसे रिटायर कर दिया जाता है। कल रात अपने आदमियों को बेमौत मरवाकर देवराज चौहान के बचकर जाने से यह साबित हो गया है कि अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। विमल मेहता तुम्हारी जगह लेने के काबिल है। यह गलत बात है सर। मैं तुम्हारा कुछ भी कहना बेकार है जयचंद। तुम नाकारा साबित हो चुके हो। बिलोविया खाए जाने वाले स्वर में क्या उठा। तुम्हारी हरकतों का जवाब मुझे भी ऊपर देना पड़ा है। तुम क्या चाहते हो कि ऊपर वाले के सामने हर बार मैं सिर झुकाकर खड़ा हूं? जयचंद के होठे में। मैंने तुम्हें मौके पर खबर दी थी कि देवराज चौहान किस जगह से बॉर्डर पार करने जा रहा है, इसलिए चूक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन तुम चूक गए। ऊपर वालों ने जाने कितनी मेहनत से यह सब जानकारी हासिल की होगी और तुमने सब बेकार कर दिया। अगर मैं विमल मेहता को तुम्हारी जगह भेजता तो यकीनन वह देवराज चौहान को खत्म करके ही लौटा होता, जबकि तुम तो अपने आदमी ही बलि पर चढ़ाए। मेरे हालातों में अगर विमल मेहता तो क्या आप भी होते, तब भी देवराज चौहान इसी तरह निकल जाता। उन लोगों ने हमें घेरा ही इस तरह था। जयचंद के स्वर में उखड़ेपन का भाव आ गया। हम तो तब सारे बेबस हो गए थे। हमसे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई थी। मौत के खेल में कभी कोई हावी कभी कोई, यह सब तो चलता ही रहता है। रात के हादसे में मेरी कोई गलती नहीं थी। वह वक्त ही ऐसा था। अभी मैं रिटायरमेंट के काबिल नहीं हुआ। विमल मेहता चाहे कुछ भी हो, अभी वह मेरी बराबरी करने के काबिल नहीं है। जिस दिन वह मेरे बराबर हो जाएगा तो आपकी इच्छा पर मैं खुद ही अपना ओहदा छोड़ दूंगा। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो जयचंद, बिलोविया ने जहरीले स्वर में कहा। नहीं सर, मैंने तो हकीकत आपके सामने रखी है। आगे जैसी आपकी मर्जी। सावन बिलोविया के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। मेरा इरादा तो तुम्हारा ओहदा छीनकर सजा के तौर पर तुम्हें शूट करने का था। ओहदे के मुताबिक आपको इस बात का हक है सर। आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद विमल मेहता को तुम्हारी कुर्सी पर बिठाने की सोच रहा था। जयचंद का चेहरा सपाट ही रहा। वह बिलोविया को देखता रहा। लेकिन तुम्हें पुराना आदमी समझकर, वफादार मानते हुए, तुम्हारी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक और मौका देता हूं। किस बात का मौका सर? देवराज चौहान को खत्म करने का मौका, या फिर ऐसा ही किसी तरह का मौका। आज के बाद तुमसे ऐसी कोई लापरवाही हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जयचंद सिर हिलाकर रह गया। जसवंत मेहरा से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन इस समय देवराज चौहान है, और तुमने देवराज चौहान को जिंदा निकल जाने दिया। यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, इसलिए कि तुम हमारे पुराने हो। जयचंद ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कल रात तुमने नाकाबिले बर्दाश्त काम किया है, अब काबिल बनकर दिखाओ। देवराज चौहान से निपट कर। हाँ, अच्छी बात है। कब तक यह काम पूरा करोगे? जब देवराज चौहान मेरे सामने पड़ेगा। देवराज चौहान के सामने पड़ने का इंतजार न करो जयचंद, बल्कि तुम खुद देवराज चौहान के सामने पड़ो। तलाश करो उसे। देर हो जाना मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सावन बिलोविया ने सख्त स्वर में कहा। जयचंद पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बिलोविया ने टेबल पर लगा बटन दबाकर दरवाजा खोल दिया। जयचंद के बाहर निकल जाने पर दरवाजा पुनः बंद हो गया। देवराज चौहान शाम ढलने पर जसवंत मेहरा के ठिकाने पर पहुंचे। भूरेलाल से मुलाकात हुई। महादेव आया? नहीं। भूरेलाल ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तुम्हें महादेव को इतना मोटा माल लेकर नहीं चले जाने देना चाहिए था। देवराज चौहान ने भूरेलाल को देखा। क्यों? मोटा माल देखकर किसी की भी नीयत फिर सकती है, जैसे कि महादेव की फिर गई। माल रखने गया और फिर उसके साथ ही गायब हो गया। भूरेलाल ने शांत स्वर में कहा। भूरेलाल, ये मेरी जाति समस्या है, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दखल नहीं दे रहा, यूं ही बात कर रहा था कि यूं ही बातें भी मत करो। देवराज चौहान ने कहा। जसवंत मेहरा कहाँ है? उसी कमरे में। डायनामाइट का इंतजाम हो गया? हो गया। कितना? जितना तुमने कहा था उससे भी कहीं ज्यादा। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया, और वह कुछ कहने ही वाला था कि
कदमों की आहट सुनकर उन दोनों ने सिर घुमाया तो महादेव को भीतर आते देखा। महादेव का चेहरा खुशी से चमक रहा था। बदन पर कीमती नए कपड़े थे, नए जूते, होठों पर खुशी से भरी मुस्कान। उसे देखते ही देवराज चौहान के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। तुम चलो, मैं अभी जसवंत के पास आ रहा हूं, देवराज चौहान ने भूरेलाल से कहा। भूरेलाल ने महादेव को देखते हुए सिर हिलाया, फिर वहां से चला गया। बहुत सज रहे हो, देवराज चौहान ने कटुता भरे स्वर में उसे देखते हुए कहा। और तुम चल रहे हो, महादेव मुस्कुराता हुआ करीब आ गया। तुमने 2 घंटे में आने को कहा था और आ रहे हो 20 घंटे बाद। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूं। बड़े आदमी के 2 घंटे 20 के बराबर होते हैं। बड़ा आदमी? हाँ, तुम बन गए हो? नजर नहीं आ रहा। महादेव ने अपने बदन पर पड़े चमकते कपड़ों की तरफ इशारा किया। तुम्हें सुरखाब के पर लग गए हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो, महादेव ने गर्दन अकड़ा कर कहा। और वह सुरखाब के पर 50 लाख के सोने से लगे हैं, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं 50 लाख का मालिक हूं। तुम? हाँ मैं। वो 50 लाख तुम्हारे हैं। इस कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास माल वही मालिक। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने आरंभ हो गए हैं, जो कि पराये माल को अपना समझने लगे हो। कुछ भी कह लो, माल तो अब मेरे पास है। कहाँ रखा है? यह जानना तुम्हारा काम नहीं है, बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। मुझे नहीं बताओगे तो बाकी के माल में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बाकी माल किसने देखा है? मुझे इतने से ही तसल्ली है। महादेव ने पुनः गर्दन अकड़ाई। नए कपड़े कहाँ से लिए? मैं टेस्ट करना चाहता था कि सोना असली है या नकली। क्या पाया? मैंने सोने की ईंट का छोटा सा हिस्सा काट कर उसे बेचा। हाथों हाथ बिक गया। बिल्कुल 24 कैरेट सोना है। स्मगलरों के पास भी इतना बढ़िया माल और सरकार के पास घटिया। और उस पैसे को तुमने कपड़े वगैरह खरीदने में उजाड़ दिए। हाँ, बहुत कोशिश की कि सारे खत्म कर दूं, लेकिन कम नहीं हुए। महादेव ने मुंह बिचका कर कहा। अभी भी बचा पड़ा है। महादेव का चेहरा देखते हुए देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। रात के 12:30 बज रहे थे। 7 मंजिला न्यू रॉयल 5 स्टार होटल शहर का जाना माना होटल था। बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर आकर ठहरती थी और अक्सर यह होटल भरा ही रहता था। सबसे बड़ी अहम बात तो यह थी कि यह होटल ब्लैकमैन की प्रॉपर्टी के अंडर आता था। इस होटल की 6ठी मंजिल ब्लैकमैन की संस्था अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती थी और यह बात बहुत ही कम लोग जानते थे। जयचंद तो अक्सर इसी जगह पाया जाता था। देवराज चौहान ने इसी होटल में प्रवेश किया। वह अपने असली चेहरे में था, जो कि बेहद आसानी से पहचाना जा सकता था। उसने वहां की सारी हलचल में सरसरी निगाह मारी और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पर बहुत ही खूबसूरत युवती मौजूद थी। हेलो, देवराज चौहान ने रिसेप्शन पर जाकर कहा। हेलो, रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुझे ब्लैकमैन से मिलना है। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही रिसेप्शनिस्ट चौंकी, चेहरा फक पड़ गया। मैं नहीं जानती यह ब्लैकमैन कौन है, वह सूखे स्वर में बोली। कोई बात नहीं, रामानंद शास्त्री से मेरी बात करा दो। देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। सर, आप शायद किसी गलत जगह पर आ गए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने कठिनता से खुद को संभाल रखा था। इन नामों के व्यक्ति यहाँ नहीं रहते। कोई और सेवा हो तो बताइए। देवराज चौहान हंसा, फिर मीठे स्वर में कह उठा। जयचंद साहब से तो बात हो ही सकती है, वह तो 6ठी मंजिल पर मौजूद होंगे। रिसेप्शनिस्ट के होठों से कोई शब्द ना निकला। फोन उठाकर उससे संबंध बनाओ, मेरा बात करना जरूरी है। आप हैं कौन? रिसेप्शनिस्ट फीके स्वर में कह उठी। मेरा नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान? युवती जोरों से चौंकी। कुछ उड़ती उड़ती खबरें उसने भी सुनी थी कि देवराज चौहान ब्लैकमैन का दुश्मन बना बैठा है और खून खराबा करता फिर रहा है। रिसेप्शनिस्ट की हक्की बक्की हालत देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया। क्या हुआ? कुछ नहीं, युवती हड़बड़ाई। जयचंद से मेरी बात कराओ। इस बार देवराज चौहान के स्वर में सख्ती थी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत रिसीवर उठाया और डायल घुमाने लगी। अगले 2 पलों में देवराज चौहान जयचंद से फोन पर बात कर रहा था। तुम देवराज चौहान हो? छूटते ही जयचंद की आवाज उभरी। हाँ। कहाँ से बोल रहे हो? जयचंद की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। तुम्हारे होटल के रिसेप्शन से। इसी होटल से? जयचंद के स्वर में आश्चर्य था। हाँ। तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं? नहीं, इसी से मालूम होता है कि तुम लोग कितने लापरवाह हो। तुम बचोगे नहीं देवराज चौहान।
जयचंद की आवाज में शेर की सी गुर्राहट आ गई। तुम जिंदा इस होटल से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। देवराज चौहान व्यंग भरी हंसी हंसा। तुम लोग मुझे कभी भी ढूंढ नहीं सकोगे, अब पहले वाली बात नहीं रही। कैसे पहले वाली बात? देवराज चौहान की निगाह फोन पर बात करते समय उन दोनों व्यक्तियों पर जा टिकी जो उसे खतरनाक निगाहों से घूर रहे थे। उसकी उनकी जेबों के उभार से स्पष्ट था कि वहां पर रिवॉल्वर मौजूद है। यानी अब वह ब्लैकमैन के आदमियों की निगाहों में आ गया था। यही कि तुम लोग मुझे मारने के लिए पीछे रहो और मैं भागता फिरूं। क्यों? क्या अब तुम्हारे हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है? सुनो, ब्लैकमैन तक मेरी यह बात पहुंचा देना कि मैं उसके पीछे पड़ चुका हूं। उसकी तबाही अब निश्चित है। तुम लोगों की इस संस्था का नामो निशान तक मिट जाएगा। तुम? जयचंद की आवाज में उपहास था। तुम करोगे यह सब? हाँ, देवराज चौहान करेगा। रिसेप्शन पर खड़ी युवती फक चेहरे से देवराज चौहान को देखे जा रही थी, बातें भी सुन रही थी। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है देवराज चौहान। अगर समझदारी से काम लो तो अभी भी मामला प्यार मोहब्बत से निपट सकता है। हमसे टकराने का विचार छोड़ दो, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद हो तो फोन रिसेप्शनिस्ट को दो, मैं उसे कहता हूं कि तुम्हें मुझ तक पहुंचा दे। मुझे दाना डाल रहे हो जयचंद? देवराज चौहान हंसा। तुम छोड़ो, इन बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा। तुम मुझे हलाल नहीं कर सकते। ऐसा है तो इस होटल से जिंदा बाहर निकल कर दिखाओ। वह तो मैं दिखाई दूंगा। बहरहाल तुम्हारे आदमियों ने मुझे पहचान लिया है और मुझे घेरना भी शुरू कर दिया है। पहले वो दो थे, अब चार हो गए हैं। देवराज चौहान ने लापरवाही भरे स्वर से कहा। देखना, कुछ ही देर में यह 400 हो जाएंगे। अब मैं कुछ कहूं? अभी तक क्या कह रहे थे? जयचंद के स्वर में कटुता थी। तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा था। अब मैं मतलब की बात पर आता हूं। वह भी क्या डालो। दरअसल बात यह है जयचंद कि ब्लैकमैन के इस होटल के चारों तरफ डायनामाइट बिछ चुकी है। क्या? जयचंद की कान फाड़ देने वाली चीख रिसीवर के माध्यम से उसके कानों में पड़ी। धीरे जयचंद, धीरे। फोन पर इतना चिल्लाओगे तो एक्सचेंज में गड़बड़ हो जाएगी। तुम झूठ बोलते हो। मैं जयचंद, वक्त क्या हुआ है? देवराज चौहान, तुम? मैंने पूछा है वक्त क्या हुआ है। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती भर आई थी। 1 बजने में कुछ देर बाकी है। तुम? ठीक 1:45 बजे डायनामाइट इस होटल को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। पागल तो नहीं होगा तुम? यह तो शुरुआत है जयचंद। देवराज चौहान के स्वर में वहशीपन के भाव आ गए थे। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनते जाओ, बीच में मत बोलो वरना मैं फोन रोक दूंगा। अगर तुम इस होटल में ठहरे लोगों का भला चाहते हो तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दो। मैंने 1 घंटे का समय दिया है। सबको बाहर निकालने के लिए 1 घंटा काफी है। दूसरी बात, अगर इस 1 घंटे से पहले पुलिस इस होटल के पास भी फटकी तो वक्त से पहले डायनामाइट हरकत में आ जाएगा। तीसरी बात, अगर तुम्हारे किसी आदमी ने हमारे पीछे डायनामाइट की चेन तोड़ने की कोशिश की तो उस स्थिति में भी डायनामाइट मेरे दिए वक्त से पहले ही फट जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये क्या कह रहे हो? चुप रहो, सिर्फ मेरी सुनो। देवराज चौहान ने गुर्रा कर कहा। बाहर मेरे आदमी डायनामाइट के साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं। उन्हें सिर्फ स्विच दबाने की जरूरत है। होटल में आते समय मैं कह आया था कि फायर की आवाज सुनते ही वह लोग अपना काम शुरू कर दे। और यहाँ यह स्थिति है कि तुम्हारे 10-12 आदमी मुझे घेर कर फायर करने का प्लान बना रहे हैं। अगर उन्होंने फायर कर दिया तो मैं शायद बच जाऊं, लेकिन तुम और इस होटल में ठहरने वाले हजारों यात्री नहीं बच सकेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। हाँ हाँ, मैं अभी कह देता हूँ, लेकिन तुम यह पागलपन वाली हरकत छोड़ दो। ब्लैकमैन की तरफ से मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं देवराज चौहान ने कान से रिसीवर हटाया और उन सब पर निगाह मारी जो उसे घेर चुके थे और किसी भी पल फायर करने पर आमादा थे। जयचंद से बात करो। देवराज चौहान ने उन्हें देखकर इसलिए ऊंचे स्वर में कहा कि कहीं वह लोग फायरिंग शुरू न कर दे। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही उनमें हलचल पैदा हुई। फिर एक आगे बढ़ा। क्या है? करीब आकर वह दांत खींचकर बोला। जयचंद से बात करो। देवराज चौहान ने रिसीवर उसे थमा दिया। उसने देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए रिसीवर थामा। हेलो, कौन बोल रहा है? जयचंद का व्याकुल स्वर उसके कानों में पड़ा। बाबूलाल। बाबूलाल, तुम्हारे पास देवराज चौहान खड़ा है ना? जी हाँ, हमने इसे पहचान लिया है। यह यहाँ से जिंदा नहीं। मेरी बात सुनो, देवराज चौहान को कुछ मत कहना, इसे जाने दो। लेकिन मैंने जो कहा है वही करो।
जयचंद की दहाड़ उसके कानों में पड़ी। जी, उसने होठ बीच कर कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे के भावों को देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं जाऊं? उसने अपने आदमियों को खास अंदाज में इशारा किया, फिर बोला, जाओ। आवाज में सर्द भाव थे। देवराज चौहान पलटा और तेज तेज कदमों से चलता हुआ होटल से बाहर निकल गया। होटल के गिर्द डायनामाइट का जाल बिछ चुका था। जसवंत मेहरा के 15 आदमी हर तरफ हथियारों सहित देवराज चौहान के आदेश पर इस तरह बिखरे पड़े थे कि अगर कोई डायनामाइट की कड़ी तोड़ने की चेष्टा करे तो फौरन निगाहों में आ जाए। डायनामाइट को ब्लास्ट करने का रिमोट अब देवराज चौहान के पास था, जिसे मात्र दबाने की देर थी कि होटल नीचे से लेकर ऊपर तक कटे पेड़ के समान ढह जाना था, और इसमें सिर्फ चंद सेकंड लगने थे। देवराज चौहान हर काम पक्के तौर पर कर रहा था। करीब 2 घंटे उन्हें डायनामाइट बिछाने में लगे थे और वह काम करते समय 9 आदमी आड़े आए, जिनमें से 7 तो ब्लैकमैन की संस्था से थे, जिन्हें तुरंत खत्म करके एक तरफ फेंक दिया गया, और बाकी के 2 होटल में ठहरे सामान्य व्यक्ति थे, जिन्हें बेहोश करके हाथ पांव बांधकर एक तरफ डाल दिया गया था। बहरहाल देवराज चौहान के होटल से बाहर निकलने के 5 मिनट पश्चात ही होटल में भारी हलचल मच गई। होटल में ठहरे यात्री और होटल के स्टाफ का अफरा तफरी में होटल से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। हर किसी के चेहरे पर खौफ और आतंक के भाव थे। जल्दबाजी में बाहर निकलने के कारण कुछ नीचे भी गिर पड़े थे, जिनकी किसी ने परवाह न की थी और पैरों तले रौंदे जा चुके थे। धीरे धीरे होटल खाली होता जा रहा था। जयचंद को दिया गया ठीक 1 घंटे का समय पूरा होते ही देवराज चौहान ने वहां मौजूद जसवंत मेहरा के 15 आदमियों को खिसका दिया, फिर डायनामाइट ब्लास्ट कर दिया। लगा जैसे कयामत कयामत बरपा गई हो, भगवान का कहर टूट पड़ा हो। डायनामाइट के धमाकों के बीच ही 7 मंजिला विशाल खूबसूरत होटल की इमारत के परखच्चे उड़ गए। रेत के महल की भांति वह भरभरा कर धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। देवराज चौहान ने अपने पास ही कार तैयार रखी थी। इससे पहले कि होटल की विशाल इमारत नीचे गिरती, वह कार पर सवार होकर दूर होता चला गया था। एक निगाह उसने पीछे मारी तो तबाही का खौफनाक मंजर उसे देखने को मिला। ब्लैकमैन की बादशाहत के खिलाफ यह उसका पहला कदम था। क्या पोजीशन है महादेव? 3 बजे देवराज चौहान महादेव के पास पहुंचा। चारों तरफ गहन अंधेरा था। महादेव अंधेरे से भरी एक जगह पर छिपा खड़ा था। सब ठीक ठाक है, महादेव ने सरगोशी की। हमारे आदमियों ने सामने वाली बिल्डिंग को घेर रखा है। इशारे की जरूरत है उन्हें, बाजी हमारे हाथ रहेगी। डायनामाइट फिट है, सिर्फ एक्शन की जरूरत है। बिल्डिंग खलास। महादेव ने हाथ हिलाकर कहा, तुम क्या करके आए हो? तीर मारा कुछ? हाँ, काम पूरा हो गया। वाह, कमाल हो गया, महादेव चहका। इस जगह पर कितने आदमी हैं? देवराज चौहान की निगाहें बिल्डिंग पर थी। यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लगता है 10-15 आदमी हैं। देवराज चौहान गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? महादेव ने अंधेरे में उस पर निगाह मारी। सिर्फ 10-15 आदमी? ऐसे में बिल्डिंग को डायनामाइट से उड़ाना ठीक नहीं होगा। शान की बात तो तब हो जब हम पहले इन लोगों को शूट करें, फिर डायनामाइट से बिल्डिंग उड़ाएं। लेकिन तुमने होटल की इमारत भी तो डायनामाइट से उड़ाई है। होटल की बात जुदा थी। वह ब्लैकमैन का भरा पूरा ठिकाना था। वहां पर उसके आदमियों की संख्या 100 से ज्यादा थी। ऐसे में होटल को उड़ा देना ही ठीक था, और वह मैंने उड़ाया। कामयाबी से छाती ठोक कर उड़ाया, उन्हें बताकर उड़ाया। महादेव ने सिर हिलाया। अब यह ब्लैकमैन का मादक पदार्थों का गोदाम है, और आदमी सिर्फ 10-15। तो इस तरह इस जगह को डायनामाइट से उड़ा देना ठीक नहीं रहेगा। अगर हम उनका मुकाबला करके उन्हें शूट करें तो बात में बहादुरी होगी, तभी इसे तीर मारा कहा जा सकता है। बात तो तुम्हारी कायदे की है, महादेव ने संजीदगी से कहा। 2 पल खामोश रहकर देवराज चौहान बोला, बाहर खड़े जसवंत मेहरा के सब आदमियों से कह दो कि वह अपनी जगह पर मौजूद सावधान रहे। कोई भीतर से बाहर भागने की चेष्टा करे तो उन्हें बेहिचक शूट कर दे, और भीतर के आदमियों को हम संभाल लेंगे। उसके बाद डायनामाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, भीतर तुम जाओगे ना? और तुम? मैं बाहर पहरेदारी करूंगा, महादेव बोल उठा। देवराज चौहान ने व्यंग भरी निगाहों से महादेव को देखा। महादेव? हाँ? देवराज चौहान की आवाज में मौजूदा भावों को पहचान कर महादेव सकपकाया। तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ है? मेरी जेब में। उसे निकाल कर हाथ में ले लो। देवराज चौहान के स्वर में व्यंग के ही भाव थे। क्या मतलब? इसमें रिवॉल्वर की बात कहाँ से आ गई? माल से तुम हिस्सा चाहते हो? कौन से माल से? जो महेश चंद्र के पास है।
और जो हमें जसवंत मेहरा से मिलने वाला है। क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इस नाते तो अवश्य मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। दोस्ती गई भाड़ में। रिवॉल्वर हाथ में पकड़ो और चलो मेरे साथ बिल्डिंग के भीतर। उन लोगों का मुकाबला करो और उन्हें शूट करो। जिंदा बचे तो हिस्सा जरूर मिलेगा। यह क्या हुआ? एक हाथ दे एक हाथ ले, चल मेरे साथ। तुम मुझे साथ लेकर मरोगे? महादेव ने गहरी सांस ली। नहीं, मेरा तो मरने का कतई इरादा नहीं है। अगर तुम मरे तो यह तुम्हारी लापरवाही और बेवकूफी होगी, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। मेरी एक बात मानोगे क्या? जसवंत मेहरा के आदमियों को भीतर भेज देते हैं, वह उनसे निपट लेंगे और तुम आराम करने के लिए हो। देवराज चौहान ने कटु स्वर में कहा। नहीं, आराम करने के लिए नहीं, हम बाद में भीतर जाकर लाशें गिन लेंगे। महादेव तुरंत बोला। लाशें गिनने का काम जसवंत मेहरा के आदमी कर लेंगे, देवराज चौहान ने व्यंग भरे स्वर में कहा, और भीतर जाकर उन्हें लाशों में हम तब्दील करेंगे। महादेव के होठों से गहरी सांस निकल गई। तुम तो मरवा कर ही मानोगे। उसके बाद महादेव और देवराज चौहान ने इमारत को घेर कर खड़े जसवंत मेहरा के आदमियों को जरूरी निर्देश दिए और खुद रिवॉल्वर को थामे भीतर प्रवेश करते चले गए। देवराज चौहान और महादेव बिल्डिंग की चार दीवारी के भीतरी तरफ दीवार के पास खड़े थे। देवराज चौहान और महादेव ने रिवॉल्वरों के दस्ते उनके सिरों पर ठोक ठोक कर उन्हें अधमरा कर दिया था। वे बेहोश तो थे ही, कोई बड़ी बात नहीं कि एक आध मर भी गया हो। ब्लैकमैन के आदमियों के प्रति उनके मन में जरा सा भी रहम का भाव न था। मैं आगे की तरफ से अंदर जाऊंगा, देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। मैं पीछे से जाऊं? हाँ, जो भी नजर आए शूट कर देना, एक सेकंड का भी समय मत गंवाना। यह सब ब्लैकमैन के वहशी हत्यारे हैं, बहता खून देखना इनका शौक है। अगर तुम किसी भी मौके पर लापरवाह हुए तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाद में मुझे तुम्हारी लाश देखनी ही नसीब होगी। यार, तुम तो बहुत ही भयानक बातें करके मुझे डरा रहे हो, महादेव ने मुंह बिगाड़ कर कहा और दबे पांव वहां से हटता चला गया। अब उसके कदमों का रुख इमारत के पिछली तरफ था। बिल्डिंग के गिर्द घूमता हुआ वह सावधानी से पिछली ओर बढ़ता जा रहा था। वहीं खड़े खड़े देवराज चौहान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई। इंसान तो क्या, परिंदा भी नजर न आया। बाहर मौजूद दोनों दरबानों के अतिरिक्त और कोई पहरेदार न था। देवराज चौहान के हाथों की उंगलियां रिवॉल्वर के गिर्द सख्ती से लिपट गई। एक बार फिर उसने चारों तरफ नजर मारी, फिर तीर की भांति बिल्डिंग के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया, जो कि अध खुला था और भीतर से आ रही रोशनी की रेखा बाहर तक आ रही थी। देवराज चौहान ने दरवाजे के पल्लों को धक्का दिया, वह खुलते चले गए। बिजली किसी गति से घूमती निगाह उन आदमियों पर जाकर स्थिर हो गई। वह 6 थे, जो कि फर्श पर ही बैठे ताश खेल रहे थे। हर कोई खतरनाक दादा नजर आ रहा था। पास में शराब की खुली बोतलें, अध भरे गिलास और भुने हुए मुर्गे वगैरह पड़े थे। सातवां एक तरफ कुर्सी पर बैठा था, सामने मेज पर टांगे फैला रखी थी। उसके हाथ में भी शराब की बोतल थी। उसे ना तो गिलास की जरूरत थी और ना ही शराब के साथ पानी की। एक ही पल में देवराज चौहान वहां के हालातों को समझ गया और वह हॉल ड्राइंग रूम लकड़ी की पेटियां और बड़े बड़े गत्ते के डिब्बों से भरा पड़ा था। निसंदेह उनमें मादक पदार्थ भरे होंगे। तभी देवराज चौहान की निगाह पहली मंजिल पर पड़ी। रेलिंग के पार गैलरी में 4 व्यक्ति ताश खेलने में व्यस्त थे। 11 आदमी देवराज चौहान की निगाहों में थे। तभी एक की निगाह दरवाजे के बीच खड़े देवराज चौहान पर पड़ी। फिर धीरे धीरे सबकी निगाह उस पर जा टिकी। उन्हें हैरानी थी कि बिना कोई शोर शराबा किए कोई भीतर कैसे आ गया, और फिर जैसे मानो भूकंप आ गया हो, सबके हाथ हथियार की तरफ बढ़े। लेकिन देवराज चौहान ने मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया था। उसका दूसरा हाथ भी रिवॉल्वर पर जा टिका और ट्रिगर दबता चला गया। एक के बाद एक फायर की आवाजें गूंजती चली गई, साथ में इंसानों की चीखें। 6 के 6 ताश खेलने वाले छटपटाते हुए नीचे लुढ़कते चले गए। चेंबर खाली हो गया था। उसी समय देवराज चौहान ने एक और छलांग लगा दी। देवराज चौहान जहां पर खड़ा था वहां फर्श पर असंख्य गोलियां आकर टकराई। अगर उसने वहां से हटने में पल भर की भी देरी की होती तो उसका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका होता। यह फायरिंग ऊपरी गैलरी में ताश खेल रहे व्यक्तियों ने की थी, और उसने की थी जो कुर्सी पर बैठा टेबल पर टांगे रखे बोतल में शराब पी रहा था, बोतल से शराब पी रहा था। देवराज चौहान लकड़ी की बड़ी पेटी की ओट ले चुका था। उसका पूरा जिस्म छिपा हुआ था, कहीं से भी गोली आकर लगने के चांसेस नहीं थे। देवराज चौहान ने फौरन चैम्बर भरा। उसका चेहरा चट्टान की भांति सख्त हो चुका था, दांत पर दांत जम चुके थे, आंखों में सुलगते अंगारे मौजूद। देवराज चौहान ने पेटी की ओट से सिर बाहर निकाल कर देखा, कोई भी नजर नहीं आया। उसी पल फायर का धमाका हुआ। देवराज चौहान ने फौरन सिर पीछे कर लिया।
उसी पल अंगारा वहां से निकला जहां उसका झांकता चेहरा था। अगर उससे एक पल की भी देरी हो गई होती तो गोली ने उसका चेहरा और सिर उधेड़ कर रख देना था। देवराज चौहान का चेहरा धधक उठा। फायर किस तरफ से हुआ इस बात का पूरा अंदाजा था उसे। देवराज चौहान ने सावधानी से पहली मंजिल की गैलरी में झांका। गैलरी वाले चारों आदमी फर्श पर छाती के बल लेटे पोजीशन लिए हुए थे। जंगले की सलाखों से उनके सिर और हाथों में थाम रखी रिवॉल्वरों की झलक मिली उसे। देवराज चौहान के होठों पर वहशियाना मुस्कान उभरी। दो पल वह वैसे ही स्थिर रहा। गैलरी वाले चारों के सिर उसके निशाने पर थे। अगले ही पल उसने रिवॉल्वर सीधी की, दांत पर दांत जमाकर एक के बाद एक 3 फायर किए। इसके साथ ही वह पेटी की ओट में पूरी तरह छिप गया। कोई चीख नहीं गूंजी। थोड़ा सा शोर शराबा उसके कानों में पड़ा, फिर शांति छा गई। इसी के साथ कई गोलियां उस पेटी से आकर टकराई जिसकी ओट में हुआ था। अगर पेटी खाली होती तो वह गोलियां पेटी में से रास्ता बनाकर उसके जिस्म से आ टकरानी थी, परंतु पेटी में पड़े भरे मादक पदार्थों ने उन गोलियों को रोक लिया था। उसी पल देवराज चौहान ने छोटी सी छलांग भरी और दूसरी पेटी की ओट में था। तभी कुछ गोलियां और आई और पेटी से टकराई। देवराज चौहान सुरक्षित था। उसने सावधानी से एक निगाह पहली मंजिल की रेलिंग पर मारी। उसने 3 फायर किए थे जिसमें से शायद एक खाली गया था, क्योंकि 2 के सिरों के चीथड़े उड़े हुए थे और वह अपनी जगह पर पेट के बल मरे पड़े थे। सिर पर गोलियां लगने के बाद उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिला था। अन्य 2 अब जरा हट कर लेटे थे और एक नीचे था जो कि यकीनन किसी मुनासिब ओट में होगा। देवराज चौहान ने ऊपर वालों के सिरों को देखा जो रेलिंग के साथ सटे हुए थे। उनके हाथों में थमी रिवॉल्वर रेलिंग से बाहर झांकते हुए हर पल फायर करने को बेताब थी। देवराज चौहान की निगाहों में वह सब वास्तव में बेवकूफ थे। जिस पोजीशन में उनके 2 साथी मर चुके थे वह अब भी उसी पोजीशन में थे, जबकि उन्हें वह पोजीशन तुरंत छोड़ देनी चाहिए थी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और 2 बार ट्रिगर दबाया। उन दोनों के सिरों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। अब सिर्फ एक बचा था। देवराज चौहान ने आहट लेने की चेष्टा की, परंतु उस आखिरी व्यक्ति की तरफ से कोई आहट नहीं मिली। कई पल ऐसे ही बीत गए। देवराज चौहान बेहद सतर्क और हर समय फायर करने को तैयार था। जब उसकी तरफ से उसकी स्थिति का कोई आभास नहीं मिला तो देवराज चौहान ने पोजीशन बदलने की सोची। वह वहां से हटने ही जा रहा था कि उसकी पीठ से रिवॉल्वर की नाल आ चिपकी। देवराज चौहान जहां का था ठिठका का ठिठका रह गया। वह आखिरी व्यक्ति पेटियों की आड़ में धीरे धीरे सरकता हुआ किसी प्रकार पीछे से उसके सिर पर आ पहुंचा था, जो कि बहुत खतरनाक बात थी। खड़े हो जाओ, पीछे वाला मौत से भरे स्वर में गुर्राया। देवराज चौहान तुरंत खड़ा हो गया। कौन हो तुम? तुम्हें इस बात से क्या लेना? यह बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे मालूम हो कि मेरी गोली से मरने वाला कौन था। उसके लहजे में दरिंदगी का पुट था। तुम अकेले ने कईयों को खत्म कर दिया। यह कोई मामूली बात नहीं। तुम्हें शूट करने के बाद मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े करूंगा। कौन हो तुम? देवराज चौहान खामोश रहा। जवाब दो, तुम्हारा नाम क्या है? सुनोगे तो शायद मुझे शूट न कर सको। देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला। शूट तो मैं तेरे बाप को भी करूंगा। जवाब दे मेरी बात का। मुंह फाड़। मुझे ब्लैकमैन ने भेजा है। जैसे बम फटा हो। वह चूक पड़ा। क्या बकवास कर रहा है? मैं सही कह रहा हूँ। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। ब्लैकमैन भला अपने आदमियों को, क्योंकि तुम में से 4 आदमी गद्दार थे। वह जसवंत मेहरा से मिले हुए थे। वह 4 कौन थे? इस बात को ब्लैकमैन नहीं जान पा रहा था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद सारे आदमियों को ही शूट कर दूं। बाहर देख लो, ब्लैकमैन के आदमियों का घेरा पड़ा है। घेरा पड़ा है? उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। हाँ, वो सब भीतर क्यों नहीं आए? तुम अकेले क्यों भीतर आए हो? क्योंकि 10-20 को मैं आसानी से संभाल सकता हूँ और तुम लोग इतने ही हो। उसने कुछ नहीं कहा। 2 पल तक चुप्पी छाई रही। देवराज चौहान समझ गया कि वह उसकी बातों में उलझकर इसका फैसला करने में लग गया है कि वह सच कह रहा है या गलत। बेहद खूबसूरत मौका था, ऐसा वक्त फिर हाथ में नहीं आना था। देवराज चौहान एड़ियों के बल घुमा और ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके पेट में जा लगी है। उसी क्षण देवराज चौहान ने नाल का रुख ऊपर करके ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी ठोड़ी में लगी और उसका पूरा चेहरा उधड़ता चला गया। रिवॉल्वर उसके हाथ में पकड़ी रही थी। वह फायर भी नहीं कर सका था और खड़े ही खड़े उसकी जान निकल गई थी। वह मृत अवस्था में देवराज चौहान की तरफ गिरने लगा तो देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा झटका दिया। वह दूसरी तरफ गिरा। देवराज चौहान ने पुनः चैम्बर भरा। उसका चेहरा अभी तक सख्त हुआ पड़ा था। आंखों में मौत के भाव नाच रहे थे। फिर वह पेटियों की ओर से निकला और धीरे धीरे सावधानी से चलता हुआ हॉल के बीचों बीच आ गया। हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। कहीं भी कोई जिंदा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। फायरिंग के धमाके इतने ज्यादा गूंज चुके थे कि अगर वहां पर कोई और होता तो अब तक यकीनन सामने आ चुका होता।
तो उसकी उपस्थिति का आभास हो चुका होता। जाहिर था कि वहां और कोई व्यक्ति नहीं था। अपने इस विचार के प्रति देवराज चौहान निश्चिंत था। अब उसका ध्यान महादेव की तरफ गया। आधा घंटा बीत चुका था। महादेव की तरफ से कोई फायर होता उसने नहीं सुना था, ना ही वह वहां पहुंचा था, जबकि उसे तो बहुत पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। अब वह महादेव के लिए पूरी बिल्डिंग छानने की सोच ही रहा था कि उसके कानों में कई कदमों की आहटें पड़ी। देवराज चौहान मन ही मन चौंका। वह तो अपने मन में इस विचार को पक्के किए हुए था कि सारे दुश्मन समाप्त हो चुके हैं। देवराज चौहान ने दाएं बाएं देखा, फिर भागता हुआ सामने ही नजर आ रही ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह पर ओट में जा छिपा। अब कदमों की आहटें बेहद समीप आ गई थी। तभी पीछे वाला दरवाजा खुला और 4 आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। महादेव उनके भीतर फंसा हुआ था। उन चारों के हाथ में रिवॉल्वर है और चेहरे पर खतरनाक भाव थे। यहां से देवराज चौहान को सब कुछ नजर आ रहा था। हॉल में बिखरी लाशों को देखकर उन सबके चेहरों पर अविश्वास के भाव उभरे। यह क्या? लगता है इसके आदमी यहाँ से खून खराबा करके निकल गए हैं, दूसरा बोला। हैरानी है, सारी लाशें हमारे आदमियों की है, उनकी एक भी नहीं। लेकिन वह लोग थे कौन? चौथा क्रोध भरे स्वर में कह उठा। ऊपर वालों को जवाब देना पड़े तो तब हम यह कहेंगे कि उन लोगों के चेहरे भी हम नहीं देख पाए जिन्होंने आकर खून खराबा कर दिया। इस बात का जवाब तो यह देगा। उन सबकी खतरनाक निगाहें महादेव पर ही जा टिकी। महादेव ने दोनों हाथ जोड़े और दयनीय स्वर में कह उठा, भाई लोगों, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो नर्म दिल का बेगुनाह इंसान हूँ। यह सब किया धरा किसी शैतान का है, जिसने मुझे 10,000 रुपए का लालच देकर कहा कि इस बिल्डिंग के भीतर घुसकर इसके चारों तरफ चक्कर लगाकर बाहर आ जाऊं। कितना आसान काम है। मामूली से काम के बदले मुझे 10,000 मिल रहे थे, तो मैं भीतर चला आया। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वह? नाम क्या है उसका? और तो और, महादेव कहे जा रहा था। वह मुझे बता रहा था कि कोई 7 मंजिला होटल है, पता नहीं किसका। भला सा नाम है, याद आया, ब्लैकमैन नाम है उसका। उसका 7 मंजिला होटल भी उसने कुछ देर पहले डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया है। 7 मंजिला होटल? हाँ, महादेव ने मासूमियत से सिर हिलाया। सबके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास का बवंडर नाचा। वह है कौन? देवराज चौहान। देवराज चौहान! वह सब चौंके। हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि पूरा शैतान है वह। महादेव ने गहरी सांस लेकर कहा, 10,000 का लालच देकर मुझे मौत के मुंह में फंसा दिया। चारों की आंखें मिली, आंखों ही आंखों में बात हुई। यह आदमी बिल्कुल सच बोलता लगता है कि यह काम देवराज चौहान का है। उसने ब्लैकमैन साहब का 7 मंजिला होटल भी उड़ाया हो सकता है, जहां जयचंद साहब मौजूद रहते हैं। एक ने कहा, लेकिन मुझे इसकी 10,000 वाली बात पर जरा भी यकीन नहीं था। यह भी देवराज चौहान का ही साथी है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। देवराज चौहान का एक साथी तो है महादेव। ऊपर वालों ने हमारे पास यही सूचना दी थी। उसकी निगाह पुनः महादेव पर जा अटकी। क्यों बे, क्या नाम है तेरा? नाम? महादेव का मुंह लटक गया। नाम में क्या रखा है जनाब? नाम तो मैंने कहा है, नाम बोल। उसने रिवॉल्वर की नाल महादेव के पेट से सटा दी। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन कम से कम यह रिवॉल्वर तो हटा लो, मेरी जान निकली जा रही है। उसने रिवॉल्वर पीछे कर ली। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तू तो जानता है कि मैं कितना भला इंसान हूँ। इसके साथ ही महादेव ने अपने सबसे करीब खड़े आदमी के हाथों में दबी रिवॉल्वर पर झपट्टा मारा। यह सब अचानक हुआ। किसी को भी यकीन नहीं था कि भला सा दिखने वाला यह आदमी ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी कर सकता है। अगले ही पल वह रिवॉल्वर महादेव के हाथ में थी। वह लोग कुछ कर पाते, सोच पाते। महादेव ने ट्रिगर दबा दिया। वह आदमी चीख कर गिरा जिससे उसने रिवॉल्वर छीनी थी। उसी पल महादेव ने दूसरा फायर किया। दूसरा भी गया। उसी पल महादेव ने खुद को नीचे गिरा लिया। बाकी के दोनों ने उस पर फायर झोंक मारा था। नीचे गिरकर उसने खुद को बचाया और तुरंत पलटकर फायर कर दिया। तीसरे की छाती में गोली जा लगी, वह भी गया। परंतु तब तक चौथे ने उस पर फायर करने के लिए ट्रिगर पर उंगली टाइट की। तभी उसके कुल्हों में गोलियां लगी। वह उछला, गला फाड़कर चीखा। ट्रिगर भी दब गया, परंतु निशाना हट चुका था। गोली छत पर लगे फानूस पर जा लगी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और वह महादेव के ऊपर जा गिरा। महादेव ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया। वह पीछे जा गिरा। उसी पल महादेव ने उसके सिर से नाल लगाकर ट्रिगर दबा दिया। उसके सिर की धज्जियां उड़ गई। देवराज चौहान सीढ़ियों के नीचे से निकल आया। महादेव गहरी सांस लेकर उठा। तुमने इसके कुल्हे पर गोली मारी? महादेव ने उसे देखा। हाँ। तो पहले क्यों नहीं शूट किया इन्हें जब वो मुझे उड़ाने वाले थे? तुम्हारे क्या हाथ टूट गए थे जो मैं बीच में आकर तुम्हें बचाता? हाँ, टूट गए थे हाथ। उन्होंने मेरी रिवॉल्वर छीन ली थी। वह मुझे शूट कर देते तो? कर देते।
तब तुम्हारा माल भी मेरी जेब में आ जाता। देवराज चौहान हंसा। यार बड़े मतलबी हो, चलो अब यहाँ से। देवराज चौहान बोला, हमारा यहाँ का काम हो गया है, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अगले ही पल दोनों बंगले से बाहर थे। फिर उनके इशारे पर जसवंत मेहरा के आदमियों ने डायनामाइट से उस बंगले को उड़ा दिया, जिसके मलबे के टुकड़े दूर दूर तक जा गिरे। आसपास के बंगलों को भी नुकसान हुआ। हर तरफ धूल ही धूल थी। ब्लैकमैन के खिलाफ देवराज चौहान का यह दूसरा कदम था। जसवंत मेहरा ने देवराज चौहान के लिए ठिकाने का प्रबंध कर दिया था, ताकि कहीं ब्लैकमैन के आदमी उनके पीछे लगकर जसवंत मेहरा का ठिकाना न देख लें। घनी आबादी के अपार्टमेंट का एक फ्लैट था। जरूरत की हर वस्तु वहां मौजूद थी। जसवंत तो उनके लिए नौकर का भी इंतजाम कर देना चाहता था, परंतु देवराज चौहान ने नौकर के लिए मना कर दिया था। वह किसी बाहरी व्यक्ति को अपना हमराज नहीं बनाना चाहता था। वैसे भी उसे पूरा विश्वास था कि वह नौकर जसवंत मेहरा का खतरनाक खास आदमी होगा। सुबह 4:30 बजे देवराज चौहान और महादेव अपार्टमेंट पर पहुंचे और नींद के हवाले हो गए। फोन की लगातार बजने वाली घंटी ने उनकी नींद तोड़। फोन बज रहा है, महादेव ने आंख मलते हुए कहा। मालूम है। देवराज चौहान ने आंख खोली, जो कि नींद न पूरी होने के कारण लाल हो रही थी। महादेव गहरी सांस लेकर उठा और फोन के नजदीक पहुंचा ही था कि घंटी बजनी बंद हो गई। महादेव ने मुंह बनाकर फोन को घूरा। यह तो बंद हो गया, होने दे, तू चाय बना। देवराज चौहान उठते हुए बोला, मैं कहीं से अखबार लेकर आता हूँ, देखे तो सही रात की तबाही की क्या प्रतिक्रिया हुई है बाहर। हाथ मुंह धोकर देवराज चौहान बाहर निकल गया। 15 मिनट बाद वह वापस लौटा। हाथ में रोल किया अखबार था और चेहरे पर अजीब से भाव फैले हुए थे। उसी समय महादेव चाय गिलासों में डालकर किचन से निकला ही था। देवराज चौहान के चेहरे पर फैले भावों को देखकर उसके होठों से निकला, क्या हो गया? कहते हुए उसने देवराज चौहान को चाय का गिलास थमा दिया। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा और बैठता हुआ बोला, हमने रात को क्या किया था ब्लैकमैन के खिलाफ? देवराज चौहान पुनः बोला, हमने एक तो उसका होटल उड़ाया था, वो 7 मंजिला होटल, और दूसरे ब्लैकमैन के मादक पदार्थों के ठिकाने को तबाह किया था और वहां मौजूद सारे आदमियों को शूट भी कर दिया था। और कुछ तो कुछ भी नहीं। महादेव न समझने वाले भाव में बोला, अखबार पढ़ो। देवराज चौहान ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। महादेव ने चाय का गिलास रखकर अखबार लेकर उसे खोल लिया। कल रात की घटना का पूरा ब्यौरा था। ब्लैकमैन के आदमियों ने देवराज चौहान का नाम उजागर कर दिया था कि यह सब किया धरा देवराज चौहान का है। बहरहाल पुलिस हमेशा की तरह ही मुस्तैदी के साथ देवराज चौहान की खोज पर निकलने को आमादा थी। जयचंद ने अखबार वालों को स्पष्ट बयान दिया था कि अभी देवराज चौहान और भी तबाही मचाएगा। उसने स्पष्ट तौर पर धमकी दी है। चंद ऐसी ही और बातों का जिक्र भी था। नीचे देवराज चौहान के साथी के तौर पर महादेव का नाम था और जनता से रिक्वेस्ट थी कि यह लोग जहां भी नजर आए तो इनसे उलझने की अपेक्षा फौरन पुलिस को सूचित करे। साथ ही रात को इन दोनों के द्वारा दिए गए कारनामों का खुला जिक्र था। कारनामों की लिस्ट पढ़ते ही महादेव का मुंह खुला का खुला रह गया। कई पल तो अखबार को देखता रहा, फिर हड़बड़ाकर देवराज चौहान पर निगाह मारी। क्या हो गया महादेव? यह क्या है? महादेव के होठों से निकला। क्या है? देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। हमने तो ब्लैकमैन का होटल और मादक पदार्थों का ठिकाना उड़ाया था। सिर्फ 2 धमाके किए थे हमने। देवराज चौहान गंभीर था और अखबार में 6 हादसों का जिक्र है, जिन पर कि देवराज चौहान और महादेव के नाम की मोहर की छाप है। ब्लैकमैन का एक पेट्रोल पंप जला दिया गया और वहां मौजूद सारे कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। ब्लैकमैन का एक रेस्टोरेंट डायनामाइट से तब उड़ा दिया गया जब भीतर बैठे ग्राहक डिनर करने में व्यस्त थे। एक जगह कृष्णा रोड पर ब्लैकमैन के 42 आदमियों की मीटिंग थी। वहां सिर से पांव तक कपड़ों से ढके कुछ लोग भीतर प्रविष्ट हुए और गन से फायरिंग करने लगे। 35 आदमी वहां मारे गए। सूखा कोई भी नहीं बचा। बच्चों में सब घायल हैं। और रोहतक पार्क के पास ब्लैकमैन का हथियारों का ठिकाना था, जिसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। तब भीतर 20 आदमी थे। यह चारों कारनामे, जिसमें कि हमारा जरा भी हाथ नहीं, हमारे नाम के साथ जुड़ गए हैं। अखबार स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि यह सब देवराज चौहान ने किया है, लेकिन हमने नहीं किया। परंतु अखबार तो यही कहता है, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। अखबार के कहने से क्या होता है? देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और कठोर स्वर में बोला, अखबार के कहने से बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात तो यह जाहिर होती है कि यह खबर सच्ची है, तभी अखबार में खुलकर इसका जिक्र किया गया है। हमने रात को डायनामाइट इस्तेमाल किया और जिसने यह काम किया उसे भी स्पष्ट तौर पर मालूम था कि हम रात को डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह बात सिर्फ जसवंत मेहरा को मालूम थी। ओह, इसका मतलब यह सब जसवंत मेहरा का किया धरा है? महादेव ने सिर हिलाया। साला बहुत गिरा हुआ नीच आदमी निकला। अगर ऐसा कुछ करना था तो हमें पहले ही कह देता।
जसवंत मेहरा ब्लैकमैन का काम जल्दी तमाम करना चाहता है, तभी उसने यह सब किया। जब उसने यह काम मेरे सुपुर्द कर दिया है तो फिर उसके बीच में आने का कोई मतलब ही नहीं था, और आया भी तो हमें बताए बिना। देवराज चौहान क्रोध से भरे स्वर में कह उठा, ज्यादा ही चालाक बनता है। जसवंत मेहरा से तो मैं दो टूक बात करूंगा, उसके बाद ही फैसला करूंगा कि आगे मुझे जसवंत मेहरा का साथ देना है या नहीं। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। वह हमें मोटी दौलत दे रहा है, महादेव जल्दी से बोला। मोटी दौलत देकर वह हमारा मालिक तो नहीं बन गया? बदले में हम उसका वह काम कर रहे हैं जो वह बरसों से पूरा नहीं कर पाया। उसे इस तरह मेरे और ब्लैकमैन के बीच में नहीं आना चाहिए था। वह तभी फोन की घंटी बजी। देवराज चौहान के शब्द अधूरे ही रह गए। दोनों की आंखें मिली। जसवंत मेहरा का ही फोन होगा, महादेव ने पहलू बतला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ भूरेलाल था। मैंने कुछ देर पहले भी फोन किया था। जब काफी देर तक घंटी बजती रही, किसी ने रिसीवर नहीं उठाया, तो मैं समझ गया कि तुम लोग गहरी नींद में सो रहे। मैं भूरेलाल, देवराज चौहान ने कठोर लहजे में उसकी बात काटी। पल भर के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। शायद देवराज चौहान के स्वर के भावों को भूरेलाल ने पहचान लिया था। फिर शांत स्वर देवराज चौहान के कानों में पड़ा। हाँ, तुम लोगों ने मेरे पूछे बिना ऐसी हरकत क्यों की? कैसी हरकत? ब्लैकमैन के और ठिकानों की तबाही। देवराज चौहान की आवाज में गुस्सा था। क्या कह रहे हो? भूरेलाल के स्वर में आश्चर्य था। मैंने बहुत सीधी सी बात कही है भूरेलाल, इसमें हैरान होने की बात कहां से आ गई? मैं अभी तक तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पाया। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। आज का अखबार पढ़ा? देखा? जसवंत साहब तो रात तुम्हारे कारनामे से इतने खुश है कि सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा, आज के अखबार में 6 ब्लैकमैन के उन ठिकानों का जिक्र है जो रात को तबाह हुए। हाँ, और मैंने सिर्फ 2 जगहें तबाह की है, ब्लैकमैन का होटल और मादक पदार्थों का अड्डा, और इन दोनों जगह पर मैंने जसवंत मेहरा के आदमियों की सहायता ली है। क्या कह रहे हो? भूरेलाल की आवाज में आश्चर्य था। अगर बाकी के 4 ठिकाने तुमने नहीं तबाह किए तो वह काम किसने किया है? कम से कम हमने तो नहीं किया। यह काम उसी ने किया है जिसे मेरी योजना मालूम थी। इसमें डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया है। चंद पलों की खामोशी के बाद भूरेलाल ने कहा, देवराज चौहान, ना तो यह काम हमने किया है, ना ही इस बात का जिक्र हमने किया है। तुम जो कह रहे हो उसमें हैरानी अभी तक है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवराज चौहान के माथे पर बल गहरे पड़ गए। पक्का कह रहे हो? हाँ, हम ऐसी बातें झूठ नहीं बोलते देवराज चौहान। ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा। लेकिन भूरेलाल ने कुछ कहना चाहा। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया था। क्या कहता है? महादेव ने उसे देखा। उसने नहीं किया यह काम? हाँ, वह यही कहता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने यह काम नहीं किया। देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। भूरेलाल जैसा समझदार आदमी इन बातों में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर किसने किसने किया है यह काम? देवराज चौहान खामोश रहा। देवराज चौहान, महादेव एक एक शब्द चबाकर क्या उठा। मैं तुमसे पूछता हूं, किसने किया है यह काम? और कौन जानता था कि रात को हम ब्लैकमैन को चोट पहुंचाने के लिए ब्लैकमैन के ठिकानों को डायनामाइट से उड़ाने जा रहे हैं? उन लोगों ने भी डायनामाइट का इस्तेमाल किया ताकि सीधे तौर पर मालूम हो कि यह काम देवराज चौहान का है। उसने भी ठीक उसी रात हरकत की जिस रात हम करने वाले थे। घर का भेदी कोई तो है ही नहीं। घर का भेदी कोई और नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह कि हम लोगों ने अपनी योजना की किसी से बात नहीं की थी। जसवंत मेहरा और भूरेलाल भी इस सिलसिले में किसी से बात नहीं कर सकते। देवराज चौहान बोला। तुम्हारा मतलब कि यह सब संयोग था? महादेव खींचे स्वर में क्या उठा कि उस रात जिस तरीके से हम मैदान में आए, ठीक उसी तरीके से कोई दूसरा भी आया? नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर संयोग नहीं कहूंगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर क्या कहोगे इन सब बातों को? देवराज चौहान ने महादेव की आंखों में झांका। महादेव, तुम भूल रहे हो कि पहले भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। हमने जो सोचा ब्लैकमैन को मालूम हो गया। हम जहां छिपे वहां ब्लैकमैन के आदमी पहुंच गए। हमने शहर से निकलने की कोशिश की तो ब्लैकमैन को यह बात मालूम हो गई, जबकि यह बात सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। ठीक है, मानता हूं, हमारी सोचें भी ब्लैकमैन को मालूम होती रही। कैसी पहेली है हमारे लिए। लेकिन अब ब्लैकमैन के किसी दुश्मन को कैसे मालूम हो गया कि हम रात को ब्लैकमैन के अड्डे, खास तौर से डायनामाइट से तबाह करने जा रहे? अगर अब फिर यह बात ब्लैकमैन को पता चलती तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। हम यही नतीजा निकालते कि पहले वाले किसी सोर्स से ही ब्लैकमैन को पता चली होगी। यह तो कमाल की बात हो गई कि हमारे बीच की बात भी लोगों तक पहुंचती रही। यह बहुत खतरनाक बात है कि कोई कैसे जान जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं।
इससे तो किसी भी पल हमारी जान जा सकती है, कोई भी हमारी घात में बैठा हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। देवराज चौहान की बात सुनकर महादेव चिंतित हो उठा। हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। हल तो निकालना ही पड़ेगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और अब हमारे लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि हमारी बातें लीक कौन कर रहा है। हम बहुत जल्दी मालूम कर लेंगे, महादेव ने दृढ़ स्वर में कहा। आज रात हम ब्लैकमैन के किसी ठिकाने पर हमला नहीं करेंगे। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। देवराज चौहान उठता हुआ बोला। तुम आराम करो, मैं जसवंत मेहरा के पास जा रहा हूं। मैं भी चलता हूं। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाथरूम में प्रवेश कर गया। महादेव की आंखें सिकुड़ गई। वह एकाएक गहरी सोच में डूब गया था। जसवंत मेहरा देवराज चौहान से खुश होकर मिला। आओ, मैं तो कब से तुमसे मिलने की सोच रहा था। रात तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह भी ब्लैकमैन की कमर तोड़ी जा सकती है। यह सब कुछ करना मेरे दिमाग में आया होता तो मैं कब का कर चुका होता। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। आओ बैठो। जसवंत मेहरा देवराज चौहान की बांह पकड़कर कुर्सियों की तरफ ले गया। फिर दोनों आमने सामने बैठ गए। महादेव कहाँ है? अपार्टमेंट पर। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, नहीं तो वह भी आता। जसवंत मेहरा ने सिर हिलाया, फिर पास खड़े भूरेलाल की तरफ इशारा करके बोला। यह क्या कह रहा है कि रात तुमने ब्लैकमैन का होटल और उसका मादक पदार्थों का ठिकाना ही तबाह किया, जबकि बाकी के 4 ठिकाने तुमने नहीं उजाड़े? भूरेलाल ठीक कह रहा है, देवराज चौहान ने सिगरेट का कष्ट लेकर कहा। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जसवंत मेहरा हाथ फैलाकर बोला। तुमने 2 जगह हादसे किए हैं, जबकि हुए 6 जगह। अन्य 2 जगह पर भी डायनामाइट का ही इस्तेमाल किया गया। तुमने भी डायनामाइट का इस्तेमाल किया। भेजे में कुछ नहीं आ रहा कि असल मसला क्या है। तुमने तो यह काम नहीं किया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जसवंत मेहरा ने दाएं बाएं सिर हिलाया। तुमने किसी से इस बात का जिक्र किया? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। ऐसी बातों का जिक्र किसी से किया नहीं जाता देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर किसी को यह कैसे मालूम हुआ कि मैं रात को ब्लैकमैन के खिलाफ डायनामाइट का इस्तेमाल करूंगा? उसने भी ब्लैकमैन के खिलाफ डायनामाइट का ही इस्तेमाल किया और उसके कामों पर मेरे नाम की मोहर लग गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह किसी की सोची समझी योजना है। मेरे ख्याल से यह इत्तेफाक भी हो सकता है। इतने बड़े बड़े इत्तेफाक नहीं होते। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। तुम्हारा मतलब क्या है? यह कि रात दूसरी पार्टी ने जो कुछ भी किया सोची समझी योजना के तहत किया। उन लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं क्या, कब, कैसे करने जा रहा हूं। जब हमने किसी को यह बात नहीं बताई तो किसी को मालूम कैसे हो गई? यही इकलौती बात है जो समझ में नहीं आ रही कि हमारी बात लीक कैसे हुई। जसवंत मेहरा जवाब न दे सका। कई पलों तक वहां गहरी खामोशी छाई रही। अब जसवंत मेहरा ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। जसवंत, यह बात इतनी मामूली नहीं है कि हम इसके बारे में सोचे नहीं। यह बात हमारे लिए बहुत अहम है कि हमारी बात बिना मुंह से निकले पराई कैसे हो गई। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। और अब करना क्या है, यह मैं कुछ फैसला करने के बाद बताऊंगा। कैसा फैसला? थोड़े दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, इसके बाद मैं इस सिलसिले में बात करूंगा। जसवंत मेहरा ने सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ और भूरेलाल के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। भूरेलाल। जसवंत मेहरा दूसरे कमरे में पहुंचते ही बोला। जी, हमारी भीतरी बात का लीक हो जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आप ठीक कह रहे हैं, भूरेलाल ने सिर हिलाया। देवराज चौहान तो किसी से इस बारे में बात करेगा नहीं, मानते हो? और इस बारे में मेरा भी किसी से बात करने का मतलब नहीं। ठीक कहा। बाकी बचते हैं 2 जो कि इन बातों में हमारे साथ थे। कहते हुए जसवंत मेहरा ने निगाह उठाकर भूरेलाल को देखा। एक तुम और दूसरा महादेव। भूरेलाल के चेहरे पर अजीब से भाव फैल गए। आप मुझ पर शक कर रहे हो? भूरेलाल की आवाज में हैरानी भर आई। गलत, मैंने तो इस बात का जिक्र किया है जिन्हें यह बात मालूम थी। जसवंत मेहरा का स्वर भावहीन था। हो सकता है यह बात तुम दोनों में से किसी ने लिख की हो सकता है। भूरेलाल का स्वर बेहद शांत था। याद करो, गलती से तुम्हारे मुंह से यह बात किसी के सामने निकल गई हो? नहीं। जसवंत मेहरा ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है भूरेलाल, लेकिन फिर भी कभी कभी नापसंद आने वाली बात भी पूछनी पड़ती है। जसवंत मेहरा ने सिगरेट सुलगा ली। इसका मतलब स्पष्ट है कि महादेव के द्वारा यह बात लीक हुई है जब वह 50 लाख का सोना ठिकाने लगाने गया था। अब मुझे महादेव के बारे में देवराज चौहान से बात करनी होगी।
वह इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि उसका साथी गलत है। अगर वह नहीं माने फिर मैं खुद देख लूंगा महादेव को। देवराज चौहान यह बात कभी भी पसंद नहीं करेगा कि आप महादेव के खिलाफ कोई कदम उठाए। वैसे जो भी कुछ हुआ हमारे फायदे के लिए ही हुआ। हम ब्लैकमैन की तबाही चाहते और वह कल रात में ही भरपूर हुई। हमें इससे क्या, चाहे देवराज चौहान ने की हो या किसी और ने। तुम ठीक कहते हो, जो कुछ भी हो रहा है हमारे फायदे में हो रहा है। फिर भी हमें मालूम होना चाहिए कि ब्लैकमैन के खिलाफ और कौन उठ खड़ा हुआ है। जो भी होगा वह बहुत जल्द खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। भूरेलाल के शब्दों पर जसवंत मेहरा सहमति से सिर हिलाने लगा। तुम ठीक कह रहे हो, जो हो रहा है हो लेने देना चाहिए, क्योंकि यह सब वही हो रहा है जो हम चाहते हैं। हमें क्या जरूरत है महादेव को टटोलने की। अब यह मामला देवराज चौहान का है, हमारा नहीं। हमने तो सिर्फ देवराज चौहान के कहने पर, वक्त आने पर उनकी सहायता करनी है। अगर कल रात की गति से काम चलता रहा तो बहुत जल्द ब्लैकमैन का निपटारा हो जाएगा। जसवंत मेहरा को अपना विचार बेहद सही लगा। यह छोटा सा किंतु खूबसूरत कमरा था और इसी कमरे में ब्लैकमैन की संस्था द्वारा बड़े बड़े खूनी और खतरनाक फैसले होते आए थे। इस कमरे का इस्तेमाल तभी होता था जब रामानंद शास्त्री ने किसी मामले में दखल देना हो। उस छोटे से कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वहां पर उस समय सावन, बिलोविया और जयचंद मौजूद थे। दोनों ही बेचैन थे और बार बार पहलू बदल रहे थे। बिलोविया जयचंद के सामने खुद को सामान्य दर्शाने का बेहद प्रयत्न कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 50 वर्षीय रामानंद शास्त्री ने भीतर प्रवेश किया। उसके सिर के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। वह सेहतमंद था, आंखें भूरापन लिए हुए थी, देखने में बेहद सामान्य इंसान नजर आता था। कोई कह भी नहीं सकता था कि यह शख्स ब्लैकमैन की संस्था का सबसे खतरनाक आदमी है। उन दोनों ने उठकर उसका स्वागत किया। तत्पश्चात तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। बिना किसी भूमिका के रामानंद शास्त्री ने संयत स्वर में कहा, मैं चाहता तो बड़ी मीटिंग बुला सकता था, हर बड़े ओहदेदार को आना पड़ता, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। सोचा पहले मैं आप लोगों से बात कर लूं, शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए। रामानंद शास्त्री ने दोनों पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने एक रात में ही हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, इतना बड़ा कि अभी तो हिसाब भी नहीं लगा सके। 7 मंजिला होटल की कीमत लगा ही सकते हो। इसके साथ ही देवराज चौहान ने करोड़ों का दूसरा नुकसान किया। अब और नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले कि देवराज चौहान फिर ऐसा कोई कदम उठाए, हमें उस पर काबू पा लेना चाहिए। सावन, बिलोविया और जयचंद ने होठ बंद रखे। बोलो, देवराज चौहान पर काबू पा सकते हो तुम लोग? रामानंद शास्त्री बोला, क्यों नहीं, हम अपने सारे आदमी उसकी तलाश में लगा देंगे। जयचंद ने कहा, देवराज चौहान ज्यादा देर तक हमसे बचा नहीं रह सकता, हम उसे बुरी मौत मारेंगे। सावन, बिलोविया ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम कहो बिलोविया। रामानंद शास्त्री ने उसे देखा। शास्त्री साहब। सावन, बिलोविया ने धीमे स्वर में कहा, यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। देवराज चौहान से निपटना कठिन है। क्या मतलब? हम नहीं जानते वह कहां पर है। चुपचाप हमारे ठिकाने पर वार करता है और लुप्त हो जाता है। इस तरह हम उसे नहीं पकड़ सकते। यह काफी कठिन काम होगा। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह देवराज चौहान है। तो फिर क्या किया जाए? रामानंद शास्त्री ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। इसके लिए हमें किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा। कैसा मुनासिब वक्त? ऐसा कि देवराज चौहान को आसानी से शूट कर सके। वह सीधी तरह हमारे हत्थे नहीं चढ़ेगा। उसे शूट करने के लिए हमें अभी अपना कुछ नुकसान और कराना होगा। यह देख कर कि वह सफल होता लग रहा है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, उसका हौसला बढ़ जाएगा। वह कुछ लापरवाह हो जाएगा और वह वक्त देवराज चौहान की गर्दन नापने के लिए सबसे मुनासिब वक्त होगा। तुम्हारा मतलब कि तब तक हम अपना नुकसान करवाते रहें? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। तब तक हमारे ओहदेदार देवराज चौहान को पकड़ने के लिए भागदौड़ करते रहेंगे। ऐसे में अगर वह सफल हो गए तो यह और भी अच्छा होगा। सावन, बिलोविया संभल कर कह रहा था। अगर हम यह सोचे कि देवराज चौहान को फौरन ढूंढकर शूट कर दे तो यह काफी कठिन काम होगा, शायद असंभव भी। परंतु अगर हम धीरे धीरे अपने कदम देवराज चौहान की तरफ बढ़ाएं तो कुछ देर बाद ही सही, लेकिन हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। रामानंद शास्त्री सपाट निगाहों से कुछ पल बिलोविया को देखता रहा। ठीक है, ऐसा ही करो। आखिरकार रामानंद शास्त्री ने कहा, हमारा मकसद देवराज चौहान को खत्म करना है, जल्द से जल्द। यह काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। यह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी सर। कोशिश नहीं करनी है, मुझे ब्लैकमैन साहब को रिपोर्ट देनी है, समझे? समझा। हम सबका भला इसी में है कि देवराज चौहान को फौरन खत्म कर दिया जाए। रामानंद शास्त्री की आवाज में शक्ति आ गई। 2-4 दिनों में यह काम पूरा हो तो अच्छा है। कहो। जसवंत देवराज चौहान के सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, क्या सोचा तुमने?
क्या कहना चाहते हो? क्या फैसला किया? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जसवंत मेहरा अकेला ही उसके पास आया था, भूरे लाल साथ नहीं था। वह जानबूझकर भूरे लाल को साथ नहीं लाया था। जसवंत, यह भूरे लाल कैसा आदमी है? कैसा क्या? जसवंत मेहरा का स्वर शांत था। भूरे लाल विश्वास के काबिल है? यह हमारी खबरें लीक तो नहीं कर रहा? नहीं, भूरे लाल मेरे साथ 15 सालों से है। गद्दारी पर वही उतरते हैं जो विश्वास के काबिल होते हैं, बाहर का गद्दारी नहीं करता। भूरे लाल कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, यह मेरी जुबान है। जसवंत मेहरा का विश्वास से भरा स्वर सुनकर देवराज चौहान गहरी सोच में डूब गया। फिर चंद पलों के बाद बोला, जसवंत मेहरा, मैं आज रात भी ब्लैकमैन के खिलाफ काम करूंगा, जयचंद को निशाना बनाऊंगा। जसवंत मेहरा उसे देखे जा रहा था। लेकिन यह बात सिर्फ तुम या मैं ही जानते होंगे, कोई तीसरा नहीं, समझा? जसवंत मेहरा ने सिर हिलाया। और मुझे विश्वास है कि इस बार किसी को नहीं मालूम होगा कि मैं आज रात भी कुछ करने जा रहा हूँ। और कल रात जिन लोगों ने ब्लैकमैन के खिलाफ काम किया था, वह तभी काम करेंगे जिस रात मैं काम करूंगा, ताकि उनका किया धरा मेरे सिर पर आए। ऐसे वह पुलिस या कानून से डर कर नहीं, बल्कि ब्लैकमैन को यह समझाना चाहते हैं कि यह सारी की सारी तबाही देवराज चौहान कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोगों की भीतरी बातें उस ब्लैकमैन के दुश्मन तक कैसे पहुंची, यही तो मैं जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, मुझे लगता है मेरे खिलाफ खतरनाक साजिश रची गई है। अब उसी साजिश तक मुझे पहुंचना है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तुम नहीं समझोगे। महादेव को फोन पर कहो कि रात को वह मेरा इंतजार न करे। कह दो कि आज रात मैं तुम्हारे साथ इसी ठिकाने पर रहूंगा। जसवंत मेहरा ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो देवराज चौहान बोला, ठहरो, मैं उससे बात करता हूँ। 2 पलों बाद देवराज चौहान महादेव से बात कर रहा था। महादेव, आज रात में नहीं आ सकूंगा। क्यों? जसवंत मेहरा के यहाँ हूँ। ब्लैकमैन के किसी खास ठिकाने को निशाना बनाना है, उसी पर बात होनी है। कल रात उस ठिकाने को निशाना बनाएंगे, तुम तब तक आराम करो। महादेव ने एकाएक कोई जवाब न दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, आज रात में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, कल दिन में जरूर आ जाऊंगा। ओके। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। तुम्हें काम के लिए आदमियों की तो जरूरत पड़ेगी। जसवंत बोला, नहीं, आज रात मैं अकेला ही काम करूंगा। मैं यह देख लेना चाहता हूँ कि आज रात भी मेरा प्रोग्राम लीक होता है या नहीं। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी भर आई थी। दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। अब देखना यह है कि देवराज चौहान ने बेहद सावधानी पूर्वक यह डिसीजन लिया है कि अब वो और जसवंत मेहरा ही जानते हैं कि देवराज चौहान का अगला कदम ब्लैकमैन को तबाह करने के लिए क्या होगा। और आज ही रात ब्लैकमैन के खिलाफ देवराज चौहान एक्शन लेने जा रहा है। अब देखते हैं इस कहानी में क्या रंग आता है। क्या यह बात लीक होती है? और यदि लीक होती है तो यह किसने की? जाहिर तौर पर देवराज चौहान खुद तो करेगा नहीं, तो शक की सुइयां जसवंत मेहरा की तरफ घूम सकती है। लेकिन क्या जसवंत मेहरा ऐसा करेगा? वह तो खुद ही ब्लैकमैन की तबाही चाहता है और देवराज चौहान को सपोर्ट भी कर रहा है। तो फिर आखिर में किस्सा क्या है? क्या चीजें ऐसी छुपी हुई है जो देवराज चौहान को परेशान किए हुए है? देखते हैं इसके अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां आपको हमारी मेंबरशिप जोन पर भी मिलेंगी। वहां पर आप मेंबरशिप लेके उन कहानियों का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।